बीकॉम पार्ट थर्ड EFM ऑप्शनल पेपर है बिजनेस बजटिंग। इसकी यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे थे, जिसमें रोकड़ बजटन के बारे में हमने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोकड़ बजट बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे आज। रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियां बताई गई हैं आपकी: प्राप्ति एवं भुगतान विधि, समायोजित लाभ हानि विधि, प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राप्ति एवं भुगतान विधि, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड। इसमें प्राप्ति और भुगतान दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इस विधि में रोकड़ बजट में बजट अवधि की सभी रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों को दिखाया जाता है। इसलिए बजट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग में रोकड़ प्राप्ति की राशि और समय, और दूसरे भाग में रोकड़ भुगतान की राशि और समय को दिखलाया जाता है। ये पद्धति अल्पकालीन रोकड़ पूर्वानुमानों के लिए बहुत ही अच्छी बताई जाती है, और इस विधि से रोकड़ बजट बनाने के लिए कुछ सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं। वो सूचनाएं हैं, पहली है विक्रय बजट। इसमें प्रति माह बिक्री से प्राप्त रोकड़ को दर्शाया जाता है। दूसरा है सामग्री बजट। इसमें नियोजित क्रय शक्ति को दर्शाया जाता है। तीसरा है श्रम बजट। इसमें चुकाई जाने वाली मजदूरी को दर्शाया जाता है। चौथा व्यय बजट। इसमें निर्माणी और वाणिज्यिक संस्थाओं पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाया जाता है और गैर रोकड़ी व्यय को भी दर्शाया जाता है। संयंत्र और उपकरण बजट। इसमें नए उपकरण खरीदने और प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक रोकड़ को दर्शाया जाता है। और छठा है वित्तीय बजट। इसमें लाभांश, ऋण, दान, कर, इनके लिए आवश्यक रोकड़ की मांग को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्ति और भुगतान विधि में 2 रोकड़ प्राप्ति की राशि और समय और रोकड़ भुगतान की राशि और समय को दर्शाया जाता है। लेकिन रोकड़ बजट बनाने के लिए इन बजटों से कुछ आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। वो विभिन्न प्रकार के बजटों से एकत्रित की जाती है, जैसे विक्रय बजट, सामग्री बजट, श्रम, व्यय, संयंत्र, उपकरण, वित्तीय बजट आदि से। नेक्स्ट है रोकड़ प्राप्तियां क्या होती हैं और रोकड़ भुगतान क्या होते हैं। तो रोकड़ प्राप्तियों में किन किन को शामिल किया जाता है? व्यावसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियों को, गैर व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियों को, पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियों को। तो अब हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियां क्या क्या होती हैं। व्यावसायिक रोकड़ क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियों के अंतर्गत नकद बिक्री, देनदारों से प्राप्त रोकड़, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि को शामिल किया जाता है। कुल विक्रय का एक निश्चित भाग नकद विक्रय होता है और जिस पर नकद छूट का प्रभाव पड़ता है। देनदारों से प्राप्त रोकड़ का अनुमान लगाने के लिए उधार बिक्री की राशि को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ये देखना होगा हमें, और देनदारों से प्राप्त रोकड़ का अनुमान साख और वसूली विभाग द्वारा एकत्रित विस्तृत आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है गैर व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियां। इसमें किनको शामिल किया जाएगा? इसमें लाभांश, ब्याज, किराया, अधिकार शुल्क, कमीशन, कर वापसी आदि को शामिल किया जाता है। जब एक संस्था को अपने सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के लिए के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से रोकड़ प्राप्त होती है तो उसे हम गैर व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ कहते हैं। थर्ड है आपके पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियां। पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियों में दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋणों से प्राप्त राशि को भी इसमें शामिल किया जाता है, और इसी के साथ इसमें अंशों, ऋण पत्रों के निर्गमन और स्थायी संपत्तियों और विनियोगों के विक्रय से प्राप्त रोकड़ को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है रोकड़ भुगतान। अब रोकड़ भुगतान में भी हम किन किन को शामिल करते हैं? व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान, दूसरा गैर व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान, और तीसरा है पूंजी व्यवहारों के लिए रोकड़ भुगतान। तो पहला है व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान। इसमें रोकड़ क्रय एवं देय खाते, इसमें पूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम, क्रय के समय किए गए नगद भुगतान और लेनदारों को किए गए भुगतान शामिल होते हैं। लेनदारों को किए जाने वाले भुगतान की गणना माल क्रय करने की तिथि और उसके भुगतान के बीच के समय अंतर को ध्यान में रखकर की जाती है। इसमें दूसरा है श्रम, श्रमिकों को भुगतान। श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान इसमें शामिल किए जाते हैं। इनमें मजदूरी भुगतानों के समय अंतराल को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है ऊपरी व्यय।
इसमें कारखाना उपरिव्यय, प्रशासन और सामान्य उपरिव्यय एवं विक्रय और वितरण उपरिव्ययों के भुगतान को शामिल किया जाता है। इन व्ययों के लिए पूर्वानुमान विभिन्न उपरिव्यय बजटों और भुगतान में समय अंतर को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है गैर व्यावसायिक व्ययों के लिए भुगतान। गैर व्यावसायिक क्रियाओं के लिए रोकड़ भुगतान जो किया जाता है, इनमें ब्याज, किराया, दान, आयकर आदि के लिए किए जाने वाले भुगतान को शामिल किया जाता है और इनको उस अवधि में दिखाया जाना चाहिए जिस अवधि में इनका वास्तविक भुगतान किया जाना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसका, पूंजी व्यवहारों के लिए रोकड़ भुगतान। इसमें ऋण पत्रों और पूर्वाधिकार अंशों के शोधन, बैंक ऋणों की अदायगी, स्थायी संपत्तियों और विनियोगों के क्रय में खर्च की गई राशि को शामिल किया जाता है। रोकड़ बजट के पहले भाग में प्रत्येक बजट अवधि की प्रारंभिक नकद शेष और विभिन्न मदों से रोकड़ प्राप्तियों को प्रदर्शित करके उनका योग निकाला जाता है। दूसरे भाग में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले भुगतान का योग करके प्राप्तियों के योग में से इसे घटाया जाता है। इन दोनों योगों का अंतर बजट अवधि के अंत में रोकड़ स्थिति को बताता है। यदि प्राप्तियों का योग भुगतानों के योग से अधिक होता है तो इस आधिक्य के लाभदायक विनियोग के लिए प्रबंधन द्वारा योजना बनाई जाती है। यदि भुगतानों का योग प्राप्तियों के योग से अधिक है तो यह रोकड़ की कमी को प्रदर्शित करता है, जिसकी पूर्ति प्रबंधन उपयुक्त स्रोतों से करता है। रोकड़ शेष का निर्धारण बजटेड रोकड़ प्राप्तियों और बजटेड रोकड़ भुगतानों को मिलाकर पूर्ण रोकड़ बजट बनाया जाता है। कुल रोकड़ प्राप्तियों में से कुल रोकड़ भुगतान या आवश्यकताएं घटा दी जाती हैं। इसके बाद रोकड़ बजट प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ शेष को दर्शाता है। यदि प्राप्तियां भुगतानों से अधिक हैं तो यह आधिक्य होगा, जिसे इसके लाभपूर्ण उपयोग हेतु प्रबंधन द्वारा अल्पकाल के लिए विनियोजित करने की योजना बनाई जाती है। दूसरी ओर यदि भुगतान प्राप्तियों से अधिक होने के कारण रोकड़ की कमी है तो प्रबंधन को अल्पकाल के लिए उचित शर्तों पर उधार लेने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस विधि के अनुसार रोकड़ बजट निम्न प्रारूप में बनाया जाता है, जो कि आप देख ही रहे हैं। इस प्रारूप में आप रोकड़ बजट को तैयार करेंगे। नेक्स्ट है समायोजित लाभालाभ विधि। इस विधि को रोकड़ प्रवाह विवरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाभ हानि खाते को रोकड़ पूर्वानुमान में बदल दिया जाता है। यह पद्धति वहां अधिक प्रयोग में लाई जाती है जहां रोकड़ के दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। यह समायोजित लाभालाभ पद्धति समायोजित आय विधि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंतर्गत बजट अवधि के पूर्वानुमानित लाभ में रोकड़ अंतर्वाहों और रोकड़ बहिर्वाहों को प्रभावित न करने वाली मदों का समायोजन करके रोकड़ में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत रोकड़ बजट बनाना अधिक आसान होता है यदि बजट अवधि जिसके लिए रोकड़ बजट तैयार किया जाना है का बजटेड लाभ हानि खाता और इसी अवधि से संबंधित बजटेड चिट्ठा और गत अवधि या चालू अवधि का चिट्ठा संबंधी सूचनाएं हमारे पास में उपलब्ध होती हैं तो ये इसे बनाना काफी आसान होता है। इस पद्धति के अंतर्गत रोकड़ के प्रारंभिक शेष में बजट अवधि के समायोजित अनुमानित लाभों को जोड़कर रोकड़ का अंतिम शेष ज्ञात किया जाता है। यदि व्यवसाय में सदैव उधार और पूंजीगत सौदे और उपार्जित राशियां और लाभ समायोजन ना हो तो यह माना जाता है कि जितना संस्था में लाभ हुआ है उतनी राशि से रोकड़ में भी वृद्धि होगी, लेकिन इस प्रकार के सौदे न होना संभव नहीं है। इसलिए बजट अवधि के संभावित लाभ में निम्न को समायोजित किया जाता है। लाभ में जोड़ी जाने वाले मदी, इसमें गैर नकद मदें, इसमें ऐसी मदें आती हैं जो लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी जाती हैं, लेकिन इनसे रोकड़ बहिर्वाह नहीं होता। ऐसी मदें हास तथा अलिखित स्थगित आयगत व्यय, अमूर्त संपत्तियां, पूर्वदत्त व्यय हैं। दूसरा, संपत्तियों, दायित्वों एवं शुद्ध मूल्य में हुए परिवर्तन। इसमें
अंतिम स्कंद देनदार, प्राप्य विपत्र आदि चालू संपत्तियों में कमी को लिया जाता है। विनियोगों और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में कमी को लिया जाता है। विविध देनदारों, देय विपत्रों और अन्य दायित्वों में वृद्धि को लिया जाता है। ऋण और अग्रिम राशियों में वृद्धि, कर आयोजन और अदत्त व्यय, संयंत्रों एवं अन्य स्थायी संपत्तियों का विक्रय, अंश ऋण पत्रों का निर्गमन, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा है लाभ में घटाई जाने वाली मदें कौन कौन सी होती है। आय की गैर रोकड़ मदें इसमें से घटाई जाती हैं। इनमें वो मदें आती हैं जो बजट अवधि में उपार्जित तो हो जाती हैं लेकिन वास्तव में प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसी कौन सी मदें होती हैं, जैसे उपार्जित किराया, उपार्जित ब्याज, उपार्जित लाभांश, उपार्जित रॉयल्टी आदि। संपत्ति दायित्वों और शुद्ध मूल्य में हुए परिवर्तन कौन कौन से हैं जिनको घटाया जाता है। अंतिम स्कंद देनदार, प्राप्य विपत्र और विनियोगों में वृद्धि, विविध लेनदारों, देय विपत्रों और अन्य दायित्वों में कमी, गत अवधि में बकाया भुगतान, स्थायी संपत्तियों का क्रय, ऋण पत्रों और सौदे अधिमान अंशों का भुगतान और लाभांश का भुगतान। तो इस विधि पर आधारित रोगत बजट का नमूना आपके सामने है। इसके आधार पर इस बजट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट विधि है आपके प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। रोकड़ बजट बनाने की यह विधि समायोजित लाभालाभ विधि का ही दूसरा रूप है। इस विधि के अंतर्गत बजट अवधि के अंत में केवल रोकड़ शेष को छोड़ते हुए सभी मदों की सहायता से एक प्रक्षेपित चिट्ठा तैयार किया जाता है और उसका अंतर ज्ञात किया जाता है। यह अंतर की राशि ही पूर्वानुमानित रोकड़ राशि कहलाती है, शेष कहलाती होता है। यदि संपत्ति पक्ष का योग दायित्व पक्ष के योग से अधिक हो जाता है तो यह अंतर रोकड़ की कमी को बताता है, और यदि संपत्ति पक्ष का योग दायित्व पक्ष से कम रह जाता है तो यह रोकड़ आधिक्य का प्रतीक होगा जो बैंक शेष के रूप में दर्शाया जाएगा। यह विधि बहुत कम प्रयुक्त होती है और केवल दीर्घकालीन अनुमानों के लिए ही उपयुक्त बताई जाती है। तो इस प्रकार से 3 विधियों का सहारा लेकर हम रोकड़ बजटन का तैयार करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट मेथड है वो काम में आता है।